माँ के गुजर जाने के बाद गौरी के चाचा ने उसे मुंबई रवाना कर दिया, जहाँ उसे उसके पिता के पुराने मित्र रमाकांत के घर पर आश्रय मिला। भोली भाली गौरी मुंबई जैसे महानगर में रहकर अपना डिज़ाइनर बनने का सपना पूरा करना चाहती थी। पर क्या होगा जब उसकी ज़िंदगी में होगी इश्क की दस्तक। किसी ने सच ही कहा है, किसी का भी इश्क पर जोर नहीं चलता। ये लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। अगर आप इस कहानी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह हो चुकी थी। गौरी की चाची गौरी के कमरे में आती है और बोलती है, अरे ओ महारानी, अपने बाप का जागीर समझ के रखा है क्या? चल उठ जा, कहीं की राजकुमारी नहीं है तू। और उसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक देती है और बोलती है, उठ गई महारानी जी, अब थोड़ा कमरे से बाहर निकलने की कृपा कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाहर तेरे चाचा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जाकर मिल ले। तभी गौरी सोचती है, माँ मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया, मुझे भी साथ ले जाती। तभी गौरी 15 दिन पहले की बात याद करती है और बोलती है, 15 दिन पहले तक सब कितना ठीक था मेरे साथ। मेरी माँ जो थी, साथ ही दोनों चाचा चाची के लिए उनकी लाडो बिटिया बिल्कुल एक सुखी परिवार की तरह थी। माँ के जाते ही सारे रिश्ते भी बदल गए। जिनके लिए कल तक मैं लाडो बिटिया थी, आज उन्हीं के गले की हड्डी बन गई। तभी गौरी अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ जाती है, जहाँ उसके चाचा जी उसे बुला रहे थे। वो जाती है कमरे में और बोलती है, जी चाचा जी, आपने बुलाया? तभी उसके चाचा जी बोलते हैं, देखो गौरी, अचानक से तुम्हारी माँ की इस बीमारी में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, फिर उनके जाने के बाद उनके श्राद्ध क्रिया में भी। अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, तो हमने सोचा है कि तुम बंसल अंकल के अनाथ आश्रम चली जाओ। मैंने उनसे बात कर ली है, आज शाम वह तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम तैयार रहना और तुम्हें डरने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ही शहर में हैं, जब ज़रूरत होगी हम लोग आ जाया करेंगे, ठीक है? गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, ठीक है चाचा जी। गौरी को अपने चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुन बहुत बुरा लग रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगती है। गौरी बंसन अंकल को बचपन से जानती थी। उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा था, क्योंकि गौरी जब 2 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया था। गौरी के पिता और बंसल अंकल बचपन के दोस्त थे और साथ ही अपनी पूरी पढ़ाई किए थे। बंसल अंकल से अक्सर वो अपने पापा के किस्से सुना करती थी, जिससे उसे लगता था कि वो अपने पापा के करीब है। वो बंसल अंकल के साथ वापस जा रही होती है अनाथ आश्रम और सोचती है, 15 दिन के अंदर क्या से क्या हो गया। मेरा परिवार है, फिर भी आज मुझे एक अनाथ की तरह अनाथ आश्रम में रहना पड़ रहा है। बंसल अंकल गौरी के पास आते हैं और बोलते हैं, गौरी बेटा, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, एक बार ज़रूर देख लेना, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। उस लिफाफे पर गौरी का नाम लिखा है। उसने तुरंत उसे खोला तो देखा एक खत के साथ साथ एक एटीएम कार्ड है और साथ ही उसमें एक पायल थी जो उसकी माँ की थी। गौरी उस खत को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मेरी गौरी, जब तुम ये खत पढ़ोगी तब तक मैं ऊपर तुम्हारे पापा के पास रहूँगी। मुझे पता है मेरी बीमारी अब मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी, लेकिन मेरी बच्ची, तुम कभी खुद को अकेले मत समझना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें मेरे जितना ही प्यार देने वाले लोग रहेंगे यहाँ। और वो सपने जो हमने देखे थे तुम्हें एक डिज़ाइनर बनने का, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ज़रूर पूरा करोगी। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई भेजना चाहती थी, जिसके लिए मैंने कुछ तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हैं। काश मैं जिंदा रहती तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखती तो काफ़ी खुशी महसूस होती, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं है। तो मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे बंसन अंकल के हाथों में दे रही हूँ। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ। वह खत पढ़कर गौरी वो खत अपने पास रख लेती है। अगले दिन गौरी अनाथ आश्रम के ऑफिस में बंसल अंकल से मिलने जाती है और बोलती है, अंकल मुंबई कब जाना है? तभी बंसल अंकल बोलते हैं, बेटा, यहाँ तुम पहले ही ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो मैं मुंबई के ही किसी कॉलेज में एक्सचेंज करवा देता हूँ। जब ये सारी प्रोसीजर हो जाए तब तुम चली जाना। तभी गौरी बोलती है,
अंकल, मैं मुंबई कभी नहीं गई हूँ और न ही वहाँ किसी को जानती हूँ, फिर मैं कहाँ और कैसे रहूँगी। तभी बंसल अंकल उसे अपनी कहानी बताते हैं और बोलते हैं, कॉलेज समय में तुम्हारे पापा और हम 4 खास दोस्त थे। एक तुम्हारे पापा और दूसरा मैं, और 2 लोग मुंबई में हैं, रमाशंकर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुधा सिंह। मेरी दोनों लोगों से बात हो गई है। तुम उनके यहाँ रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करोगी। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे तुम्हारी मर्ज़ी। तभी गौरी बोलती है, अंकल, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना है। माँ से और उनके साथ रहना मेरा ठीक होगा? तभी बंसल अंकल बोलते हैं, उन्हें पहले से ही पता है कि तुम जा रही हो उनके साथ रहने। वो लोग तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारे वहाँ जाने का इंतज़ाम करता हूँ। शाम के समय बंसल अंकल गौरी के कमरे में आते हैं, जहाँ गौरी उदास बैठी थी। तभी वो बोलते हैं, गौरी बेटा, तुम्हारे मुंबई जाने का टिकट कंफर्म हो गया है। कल शाम की ट्रेन है तुम्हारी। तभी गौरी बोलती है, मेरे कॉलेज का क्या हुआ? तभी बंसल अंकल बोलते हैं, बेटा तुम इतनी बिल्कुल टेंशन मत लो। रमाशंकर ने तुम्हारे एडमिशन का बंदोबस्त करा दिया है। मुंबई पहुंचते ही अगले दिन तुम कॉलेज ज्वाइन कर लोगी। तभी गौरी बोलती है, अंकल, रमाशंकर अंकल के फैमिली में कौन कौन है? तभी बंसल अंकल बोलते हैं, रमाशंकर के घर में उसकी पत्नी सुधा के साथ साथ उसके माँ बाबूजी हैं, एक लड़की अनन्या और एक लड़का रुद्र है। अरे हाँ, अनन्या के ही कॉलेज और उसी के क्लास में तुम्हारा एडमिशन हुआ है। या तुम्हारी हम उम्र की है, जिससे तुम कभी खुद को अकेला भी नहीं समझोगी। और रुद्र भी उसी कॉलेज से बिजनेस में मास्टर्स कर रहा है, पर तुमसे 2 साल बड़ा है। और बाकी बातें वहाँ जाकर खुद देख लेना कि क्या है और कैसा है। अब चलो सो जाओ जल्दी से, कल पैकिंग कर लेना, शाम की ट्रेन है। गौरी को चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। वह अब भी डर रही थी कि कैसे होंगे वहाँ के लोग। वह वहाँ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। कल सुबह होते ही बंसल अंकल के पास जाती है। बंसल अंकल बोलते हैं, रमाशंकर भाई से बात हो गई है। कल सुबह तुम जैसे ही मुंबई पहुँचोगी वो लोग तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएंगे। वो बोलते हैं, गौरी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ तुम उन्हें अपना समझ कर रहना। अपनों की तरह प्यार दोगी तो वो लोग भी तुम्हें अपना समझेंगे। शाम को 7 बजे की ट्रेन है, तो तुम तैयार रहना। गौरी बंसल अंकल से बात कर कमरे में जाती है और शाम की तैयारी करती है। शाम को बंसल अंकल गौरी को छोड़ने स्टेशन तक आते हैं। गौरी मुंबई शहर पहुंच चुकी थी। अब कहानी मुंबई शहर की है। रमाशंकर अपने कमरे में खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, सुधा जी, जल्दी चलिए, गौरी की ट्रेन आने वाली है। तभी उनकी बेटी अनन्या बोलती है, पापा, ये गौरी कौन है जिसे लेने आप और माँ जा रहे हैं? तभी अनन्या के दादा दादी उसे बैठाते हैं और बोलते हैं, दादाजी अनन्या को गौरी की ज़िंदगी में अब तक क्या हुआ सब बताने लगते हैं, जिसे सुन अनन्या के साथ साथ पूरे घर का माहौल नम हो जाता है। अनन्या बोलती है, अरे आप सब क्यों दुखी हो रहे हैं? आने दो गौरी को, हम लोग हैं ना उसके साथ। उसे कभी भी अपनी फैमिली की याद नहीं आने देंगे हम लोग। रमाशंकर और सुधा गौरी को लेने स्टेशन के लिए निकल गए हैं। कुछ समय बाद रुद्र हॉल में आकर अपनी दादी के पास बैठ जाता है और बोलता है, माँ, नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तभी उसकी दादी बोलती है, बेटा, सुधा तो घर पर नहीं है, वो तो स्टेशन गई है। तभी रुद्र पूछता है, माँ, स्टेशन क्यों गई है? कौन आ रहा है दादी? तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। सरला जाकर गेट खोलती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर अनन्या अपने कमरे से दौड़ती हुई आ जाती है। तभी रुद्र बोलता है, माँ, आप किसे लेने स्टेशन गई थीं? सुधा मुस्कुराते हुए गौरी को इशारे में बुलाती है। जब गौरी सामने आती है तो रुद्र देखता है कि एक लड़की जो बेढंग के पुराने कपड़े पहने आंखें नीचे की हुई खड़ी है। तभी रुद्र बोलता है, माँ, जब सरला काम करने के लिए है ही, फिर किसी लड़की की क्या ज़रूरत है काम पर रखने के लिए? और आप दोनों इसे स्टेशन लेने क्यों गए थे? तभी सुधा गुस्सा आ जाती है और बोलती है, रुद्र, ये गौरी है, सीमा आंटी की बेटी। सीमा आंटी को जानते हो ना, मेरी फ्रेंड, उनकी बेटी है ये गौरी, और ये अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी। गौरी और वहाँ खड़े सभी को यह बात बहुत बुरी लगती है। कहीं ना कहीं रुद्र को भी बुरा लग रहा था कि उसने क्या बोल दिया। तभी अनन्या बोलती है, हाय, माई सेल्फ अनन्या, अनन्या प्रताप सिंह, और आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, क्लासमेट और साथ ही साथ रूममेट भी हूँ। गौरी अनन्या की बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी सुधा जी बात को संभालते हुए बोलती है,
गौरी से, गौरी बेटा तुम कल शाम से ट्रैवल कर रही हो, थक गई होगी, चलो तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करके आराम करना। तभी रुद्र बोलता है, सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये अचानक से ये हमारे साथ क्यों रहेगी। रमाशंकर जी रुद्र को पूरी कहानी सुनाते हैं, जिसे सुन रुद्र थोड़ा अपसेट हो जाता है। तभी उसके दोस्तों का कॉल आता है तो वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। सुधा जी गौरी के लिए कपड़े लेकर आती है, जिसे देख गौरी मना करने लगती है। तभी सुधा बोलती है, बेटा जब माँ कोई चीज़ दे तो उसे मना नहीं करते। सुधा जी की बात सुनकर गौरी की आंखें भर आती है और वह सुधा जी को गले लगा लेती है। तभी अनन्या बोलती है, क्या माँ आप भी ना रुला दी गौरी को, और वैसे भी आज से जो मेरा है वो गौरी का है, उसे वह पूरे हक से ले सकती है, कपड़े भी, आप उसकी चिंता मत करो। शाम का वक्त होता है, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। तभी अनन्या के डैड बोलते हैं, गौरी बेटा तुम्हारे एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, कल से तुम अनन्या के साथ कॉलेज जा सकती हो। तभी अनन्या एक्साइटेड होकर बोलती है, गौरी कल मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, पूरा कॉलेज घुमाऊंगी। यार आई एम सो एक्साइटेड। तभी गौरी बोलती है, थैंक यू अंकल। तभी वो अंकल बोलते हैं, बेटा बस अपने सपनों को पूरा करो और हमेशा खुश रहो। खाना खाने के बाद सब अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अनन्या भी सो चुकी थी, लेकिन गौरी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो रूम से बाहर निकल आती है। तभी उसे किचन की तरफ एक परछाई दिखाई देती है। गौरी सोचती है, इतनी रात कौन हो सकता है, कहीं कोई चोर तो नहीं। लेकिन अगर कोई घर का हुआ तो। गौरी ने किचन में झांक के देखा तो कोई खड़ा था। तभी वो सोचती है, कि कौन लड़का है, इस घर का तो नहीं है, मतलब कोई चोर है। गौरी जैसे ही चिल्लाने को हुई, वह लड़का भी गौरी के एक्सप्रेशन समझ गया कि ये अब क्या करने वाली है। वो लड़का चुपके से आता है और तुरंत गौरी का मुंह बंद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। गौरी उस लड़के के ऊपर गिरी और डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनन्या वहाँ आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, कबीर तुम क्या कर रहा है। अनन्या बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। गौरी बोलती है, वो मुझे लगा कोई चोर घुस आया है। तभी कबीर बोलता है, मैं कबीर प्रताप सिंह, किस तरफ से इतना हैंडसम लड़का तुम्हें चोर दिखा। तभी गौरी बोलती है, सॉरी लेकिन आप इतने भी हैंडसम नहीं हैं, किसी चोर के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो चोर है, और क्या हैंडसम लड़का चोर नहीं हो सकता। तभी अनन्या हंसने लगती है और बोलती है, ये कबीर है, मेरी मौसी का बेटा, इसका घर हमारे घर के सामने ही है। तभी गौरी बोलती है, तो क्या ऐसे चोरों की तरह हमेशा आता है। अनन्या फिर हंसने लगी और बोली, चल रूम में चलते हैं। दोनों अपनी अपनी रूम की तरफ बढ़ जाती है और वही रुद्र किचन के बाहर खड़ा होकर सारा नज़ारा देख रहा था। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अनन्या गौरी कॉलेज के लिए तैयार होकर आई और सब उन दोनों को देखते ही रह गए। कबीर और रुद्र की नज़र गौरी पर ही टिकी थी। तभी सुधा गौरी से कहती है, गौरी बेटा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपको किसी की नज़र न लग जाए। तभी अनन्या की दादी बोलती है, अरे अपने ही घर वालों की नज़र नहीं हट रही, कॉलेज में क्या होगा इस बच्ची का। तभी रुद्र और कबीर थोड़ा शर्मा जाते हैं और बोलते हैं, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, और वो दोनों निकलते हैं। तभी सुधा की माँ रुद्र से कहती है, आज रिमिशा की फैमिली घर आ रही है डिनर पर, तो टाइम से आ जाना। तभी रुद्र कहता है, हाँ माँ, मुझे कल रात ही रिमिशा ने बताया, मैं आ जाऊँगा। तभी गौरी अनन्या से पूछती है, अनन्या ये रिमिशा कौन है। तभी अनन्या कहती है, रुद्र भाई की गर्लफ्रेंड, बचपन से दोनों साथ पढ़े हैं, फैमिली फ्रेंड भी है, और अगले साल दोनों की शादी भी हो जाएगी। अनन्या और गौरी अब कॉलेज पहुंच जाते हैं। अनन्या गौरी को अपने दोस्तों से मिलवाती है और बोलती है, हेलो गाइस, हमारे ग्रुप में एक न्यू एंट्री हुई है, इससे मिलो, यह है गौरी, और गौरी यह सब मेरे फ्रेंड्स रितु, प्रियंका, साक्षी, विशाल और अमर। तभी कबीर आता है और बोलता है, कौन है वो न्यू एंट्री, हम भी तो मिले। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम। इस तरह उन्हें चौंकता देख सब अवाक रह जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। जब अनन्या ने उन्हें रात वाली बात बताई तो सब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी साक्षी बोलती है, गौरी ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करोगी। तभी गौरी बोलती है, मैं एक फेमस डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं डिज़ाइनिंग का ही कोर्स करूँगी। यहाँ शाम हो जाती है। सुधा अपने कमरे में कपड़े मोड़ रही होती है।
तभी गौरी और अनन्या आते हैं। सुधा पूछती है, गौरी बेटा कैसा रहा कॉलेज? गौरी बोलती है, अच्छा था आंटी। तभी सुधा कहती है, चलो अच्छी बात है, तुम्हें कॉलेज पसंद आया। अब जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, रिमीशा के मम्मी पापा आते ही होंगे। सुधा जी सब तैयारी देखने किचन में चली जाती है और थोड़ी देर में जया जी, जो कि कबीर की माँ है, घर पर आ गई है। जया सुधा से कहती है, सुधा दी गौरी आ गई, कहाँ है वो? तभी गौरी आती है। सुधा जी गौरी से कहती है, गौरी ये कबीर की मम्मी है और मेरी छोटी बहन। जया बोलती है गौरी से, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी की कॉलेज फ्रेंड थी। तुम्हारे पापा सुधा दी के क्लास में थे, लेकिन मैं और तुम्हारी मम्मी एक ही क्लास में थे। जया गौरी से बोलती है, गौरी तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी की ही तरह खूबसूरत हो। कॉलेज टाइम में वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती थी। सही बोला ना सुधा दी? तभी सुधा बोलती है, हाँ बिल्कुल जया, जब मैं स्टेशन लेने गई थी तो एक बार के लिए मैं भी हैरान हो गई थी। इतना सुन गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जया उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, यहाँ तुम्हारे पास 2 माँ और है, कभी खुद को अकेला मत समझना, और दोबारा से इन आँखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहती। थोड़ी ही देर में रिमीशा और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में मिले और फिर बैठकर आपस में बात करने लग गए। जया जी और कबीर भी आकर बैठ जाते हैं। तभी रिमीशा की माँ बोलती है, भाभी जी ये लड़की कौन है? पिछली बार इसे नहीं देखा था। तभी रिमीशा बोल पड़ती है, माँ ये गौरी है, इसके माँ बाप नहीं हैं और इसके बाकी के घर वाले ने अनाथ आश्रम भेज दिया, तो आंटी अंकल इसे घर ले आए ताकि इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। माँ सबसे मज़े की बात, जब ये आई तो रुद्र ने इसे नौकरानी समझ लिया था। रिमीशा की बातें सुन गौरी की आंखें भर आती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है क्योंकि गौरी को पता था कि यही उसकी ज़िंदगी की सच्चाई है। सबके उदास चेहरे देख रिमीशा के परिवार को समझ आ गया कि सबको रिमीशा की बात का बुरा लगता है। तब रुद्र की दादी बोलती है, रिमीशा बेटा वो अनाथ नहीं है, अब वह भी इस घर की बेटी है जैसे अनन्या है। तभी रिमीशा की बाप बोलती है, गौरी बेटा रिमीशा की बातों का बुरा मत मानना, वो बस बता रही थी, और आपके साथ क्या हुआ ये बस बता रही थी। तभी गौरी बोलती है, नहीं आंटी जी मैं समझ सकती हूँ। तभी कबीर बोलता है, अनन्या चलो हम लोग कॉलेज की वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, गौरी तुम भी चलो हमारे साथ। कबीर गौरी और अनन्या का हाथ पकड़ ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गया। वहीं रुद्र की माँ के बोलने पर रुद्र भी रिमीशा को अपने रूम में ले जाता है। कमरे में जाते ही रिमीशा उसके बेड पर बैठ जाती है, लेकिन वही रुद्र अपनी रूम की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। वो रुद्र बाहर देखता है जहाँ कबीर अनन्या और गौरी लॉन में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे, पर रुद्र की नज़रें तो गौरी पर ही थी। तभी रिमीशा रुद्र से बोलती है, रुद्र आई एम सॉरी, मुझे बाहर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। गौरी को शायद मेरी बात बुरी लगी होगी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसे हर्ट करने का। तभी रुद्र रिमीशा को गले लगाता है और बोलता है, मुझे पता है रिमीशा, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अब गुड गर्ल की तरह स्माइल करके दिखाओ और चलो नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। रिमीशा रुद्र से बोलती है, आई लव यू रुद्र। तभी रुद्र बोलता है, अब चलो सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। दोनों नीचे पहुंचते हैं। तभी रिमीशा के पापा रिमीशा से बोलते हैं, बेटा एक ज़रूरी काम आ गया है, तुम्हें चलना होगा, फिर कभी आ जाएंगे। तभी रिमीशा गौरी से बोलती है, आई एम सॉरी गौरी, थोड़ी देर पहले जो भी मैंने बोला वो गलत बोला, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी गौरी रिमीशा से बोलती है, अरे नहीं रिमीशा दी, मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा और आपने कुछ भी गलत तो नहीं बोला, तो आप इतना मत सोचिए। तभी रिमीशा गौरी को गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू गौरी, तुम बहुत अच्छी हो। रिमीशा अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई और जया जी भी कबीर के साथ अपने घर चली जाती है। वहीं सुधा जी का परिवार डिनर के लिए एक साथ बैठ गया था। वहीं रुद्र की दादी बोलती है, रुद्र तेरी वाली ने तो आज कमाल कर दिया, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे सॉरी बोलने भी आता है। तभी सुधा बोलती है, क्या माँ आप भी ना, जो बात बीत गई सो गई, आपके दवा का टाइम हो गया है, जल्दी आप डिनर करके दवा खाइए। तभी रुद्र की दादी बोलती है, एक दिन जहर ही दे दे मुझे, मेरी बात बुरी लगती है तो। तभी जया बोलती है, क्या माँ आप भी ना। तभी रुद्र के दादा बोलते हैं,
अरे सुधा बेटा, तुम भी क्या इसकी बात पर ध्यान दे रही हो? जब से शादी किया हूँ तब से इसका ड्रामा देख रहा हूँ। दादाजी के इतना कहते ही उसके बाद दादाजी और दादी जी का जो तीसरा वर्ल्ड वार हुआ, पूरा परिवार ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। सब लोग डिनर ख़त्म कर अपने रूम में चले गए तो वही सुधा जी किचन साफ़ करने लगी तो गौरी सुधा जी के पास चली जाती है और बोलती है, आंटी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तभी सुधा जी बोलती है, अरे नहीं बेटा, तुम भी जाओ, सो जाओ, मैं भी जल्दी से ख़त्म कर लूँगी सब। तभी गौरी बोलती है, आंटी मैं तो वैसे भी आपके खाना बनाने में हेल्प नहीं कर पाती हूँ, तो यही करने दो ना प्लीज़। तभी सुधा बोलती है, अच्छा ठीक है, मैंने किचन साफ़ कर दिया है, तुम ये सारे बर्तन सिंक में डाल दो, कल सरला आकर कर लेगी। तभी गौरी बोलती है, जी आंटी जी मैं सब कर दूँगी, आप जाइए आराम कीजिए। सुधा जी उसके माथे पर किस करके चली गई और गौरी मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगती है। गौरी किचन में सब काम कर ही रही थी तभी उसे पीछे से आहट आती है। उसके पीछे देखा तो रुद्र खड़ा था। कुछ समय के लिए दोनों शांत खड़े थे। तभी गौरी रुद्र से पूछती है, आपको कुछ चाहिए? रुद्र बोलता है, वो मैं पानी लेने आया था। रुद्र फ्रिज में पानी निकाल रहा होता है। तभी वो गौरी को बोलता है, तुम्हारे और कबीर, मेरा मतलब कि तुम्हारी और कबीर की काफ़ी जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। तभी गौरी बोलती है, कबीर? हाँ, वो पूरा पागल है लेकिन दिल का अच्छा है। गौरी के मुंह से कबीर की तारीफ सुन रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी बोलती है, अच्छा एक बात बताइए, आपने रिमिसा को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? मेरा मतलब वो अच्छी है लेकिन आपके टाइप की नहीं है। रुद्र को पहले से ही गुस्सा आ रहा था पर गौरी से यह सुना तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुमसे मतलब? तुम इस घर की फैमिली मेम्बर नहीं हो तो अपने मतलब से मतलब रखा करो, खासकर मेरे मामलों से दूर रहा करो। गौरी को यह सब सुनकर बुरा लग रहा होता है। रुद्र का उसके ऊपर इस तरह चिल्लाने से बस सहम जाती है। रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, एक हाथ उसकी कमर में डाल और दूसरे हाथ से उसकी कलाई मोड़ने लगा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तो बताओ मिस गौरी, कौन है मेरे टाइप की? रुद्र की इस हरकत से गौरी को काफ़ी दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। तभी गौरी बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज़। रुद्र ने गौरी की आंसुओं से भरी आंखों को देखकर अचानक उसे छोड़ दिया। रुद्र के पकड़ से छूटते ही गौरी वहाँ से भाग जाती है। वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सोचती है, कोई इतना बेदिल कैसे हो सकता है। कुछ समय बाद किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। तभी वो सोचती है, इतनी रात कौन हो सकता है। गौरी ने दरवाज़ा खोला पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे ज़मीन पर कुछ रखा हुआ दिखा। उसने उठाकर देखा तो यह कोई दवा थी और साथ ही एक नोट भी था जिसमें लिखा था, अपनी कलाई पर लगा लेना, आराम मिलेगा। तभी गौरी सोचती है, इनको कोई नहीं समझ सकता, खुद ही दर्द देते हैं और दवा भी। थोड़े अजीब हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं। वही रुद्र अपने कमरे में बालकनी में बैठा सोच रहा होता है, मुझे ये क्या हो रहा है, क्यों मैं गौरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए रिमिशा बेस्ट है। मुझे जैसी लड़की चाहिए वो सारी क्वालिटी रिमिशा में है। रिमिशा मुझे समझती है, प्राइवेसी देती है। मैं ना उससे डेली वक्त देता हूँ और ना ही उसके साथ बाहर डेट पर जाता हूँ, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती। तो मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ? तभी रुद्र अपना फ़ोन उठाता है और रिमिशा को मैसेज करता है। वो मैसेज करता है, कल हम मूवी के लिए बाहर चल रहे हैं और साथ में लंच भी करेंगे। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी सुधा बोलती है, आज ये आलू के पराठे गौरी ने बनाए हैं, वो भी पहली बार। तभी रुद्र की दादी बोलती है, गौरी बेटा आज तुमने पहली बार किचन में कुछ बनाया है। तभी गौरी बोलती है, जी दादी माँ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे कभी कुछ खाने का मन भी होता तो मुझसे पहले माँ समझ जाती और जब मुझे बोलने से पहले ही लाकर सामने रख देती थी। गौरी के बने पराठे की सबने खूब तारीफ़ की। नाश्ता कर अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं रुद्र के कमरे में पहुंचते ही रिमिशा का कॉल आ जाता है। रिमिशा बोलती है, रुद्र कल रात तुमने मैसेज किया था मूवी एंड लंच के लिए? तभी रुद्र बोलता है, किया था। रिमिशा बोलती है, रुद्र मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। आज पहली बार हम डेट पर जा रहे हैं साथ में, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तभी रुद्र बोलता है, ओके फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आता हूँ, रेडी हो जाओ। तभी रिमिशा बोलती है, ओके रुद्र। रुद्र रेडी होकर नीचे हॉल में आया जहाँ सुधा जी और दादी माँ बैठकर बात कर रही थी। तभी सुधा रुद्र से बोलती है, तुम भी कहीं जा रहे हो? तभी रुद्र बोलता है, तुम भी मतलब?
और भी कोई जा रहा है क्या? तभी सुधा बोलती है, हाँ संडे है, सब बोर हो रहे थे तो अनन्या और कबीर ने बाहर जाने का प्लान बना लिया। तभी अनन्या और गौरी दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। तभी सुधा बोलती है, दोनों तैयार होकर आ भी गई, देखो। रुद्र ने पलट कर देखा तो देखते ही रह गया। उसकी नज़रें तो गौरी पर ही टिकी थी, जो कि बिना मेकअप के बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी रुद्र पूछता है, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तभी अनन्या बोलती है, भाई कबीर के साथ हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तभी रुद्र बोलता है, चलो मैं भी जा रहा हूँ रिमिसा के साथ, तुम लोग भी साथ चलो। तभी अनन्या बोलती है, ओ भाई क्या बात है, अकेले अकेले? अगर हम लोग ना जाते तो पता भी नहीं चलता हमें। तभी गौरी बोलती है, नहीं आप जाइए, हम लोग की वजह से आप अपना डेट खराब मत करिए। तभी अनन्या बोलती है, हाँ यार गौरी तूने सही बोला, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तभी रुद्र अनन्या की बात बीच में काटता हुआ बोलता है, मैं बोल नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ, चलो तुम लोग मेरे साथ। रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़ा और लेकर घर से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे अनन्या भी चली गई। तभी रुद्र की दादी सुधा से बोलती है, सुधा अगर रिमिशा की बात न होती तो हम रुद्र के साथ गौरी की शादी करा देते, उसे भी एक माँ बाप का परिवार मिल जाता और मुझे भी गौरी बहुत पसंद है। तभी सुधा बोलती है, माँ बात तो आपने ठीक कही, लेकिन रुद्र को खुद रिमिशा पसंद है और रिमिशा भी अच्छी बच्ची है और अभी गौरी को बहुत सपने पूरे करने हैं, अभी शादी ब्याह के चक्करों में नहीं पड़ना है उसे। तभी रुद्र की दादी बोलती है, ऊपर वाला ही जाने किसकी किस्मत में कौन लिखा है। इधर गौरी रुद्र से चिल्लाते हुए बोलती है, मेरा हाथ छोड़िए, मैं खुद चल सकती हूँ। अब क्या मोड़ लेगी रुद्र और गौरी की ज़िंदगी? क्या रुद्र गौरी से प्यार करने लगा है? क्या होगा आगे? क्या सच में इश्क पर किसी का जोर नहीं? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।